करता हूं। सी, अच्छा से फिगर इसमें बन नहीं पाता अच्छा से। देखो सपोज क्या था उस फिगर में, अमाइनो एसिड 1, 2, 3 and 4। टेट्रापेप्टाइड था। अब इसमें एक पेप्टाइड ग्रुप में आपको पता है कि बीच में पेप्टाइड, एक पेप्टाइड ग्रुप में बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, और देयर इज ए साई बॉन्ड एंड देयर इज ए साई ये आपका साई बॉन्ड बोलना ठीक नहीं है, साई तो एंगल है, ठीक। एंड देयर इज ए दिस बॉन्ड, एनसी बॉन्ड एंड सीसी बॉन्ड। ये एक यूनिट है पेप्टाइड का। एंड द वैल्यूज ऑफ दिस NC bond, angle of this NC bond in reference to peptide bond can be is denoted by phi, and the values of this CC bond is denoted by psi। CC bond कितना इधर से इधर में कितना लपलपा सकता है, phi इधर से इधर में कितना लपलपा सकता है। अगर फ्री है तो ज्यादा लपलपाएगा, अगर इसके बाद अमीनो एसिड 2 है जुड़ा हुआ, जैसे टेट्रापेप्टाइड है, तो ये कम लपलपाएगा। जितना ये लपलपाने देगा अमीनो एसिड 2, वो जितना अलाउ करेगा अपने हिसाब से फाइसा है, उतना ही लपलपाएगा सबका एक। और इस टेट्रापेप्टाइड में चारों अमीनो एसिड्स का फाइसाई वैल्यूज जो है वो एक दूसरे पर इंपैक्ट काउज करेगा, ठीक है। इसको उस तरह से अब फोल्ड करेगा जिसमें इन चारों के एकदम करीब करीब फाइसाई हो जाए मैक्सिमम। लेकिन करीब करीब तो हर समय हो नहीं सकता है, थोड़ा बहुत नजदीक आके छूट जाएगा। अगर ज्यादा करीब नहीं हुआ तो रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो गया होगा। अगर एकदम फाइसाई यूनिफॉर्म हो जाए across the length of the polypeptide, then secondary structure will get formed। तो phi size आपका इन्फॉर्म हुआ, दैट मीन्स हर phi साई का जोड़ा बना के दिखाते हैं आपको। सपोज अमाइनो एसिड्स का अलाउइंग रेंज जो है साई का यहां से यहां तक है, और phi का मान लो यहां से यहां तक है। थर्ड पेप्टाइड, सेकेंड पेप्टाइड ग्रुप का सपोज हियर टू हियर, एंड phi जो है इतना किया अलाउ। थर्ड पेप्टाइड ग्रुप का सपोज इतना है साई, और इतना है मान लो phi। फोर्थ पेप्टाइड का इतना है phi, और मान लो इतना है psi। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन का जो अगर मान लो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है तो कितना होना चाहिए phi psi एंगल पूरे अक्रॉस द पेप्टाइड सेम होना चाहिए या नियरली सेम होना चाहिए। चारों अमाइनो एसिड का phi psi, चारों पेप्टाइड ग्रुप का phi psi वैल्यू, इसमें तीन पेप्टाइड, इसमें सॉरी इसमें 3 पेप्टाइड ग्रुप है 4 टेट्रापेप्टाइड में। क्या बोले साक्षी? होना चाहिए नियरली। हाँ नियरली सेम होता है सेकेंडरी पेप्टाइड। अगर मान लो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म किया तो phi psi वैल्यू विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। तो अगर यूनिफॉर्म है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म कैसे होगा? ये एडजस्ट होके आएगा। अब इसका जो कॉमन अलाउएबल अब हो गया, कॉमन जो है वैल्यूज फाई के लिए एंड साई के लिए, देखिए ये साई है लाल वाला, साई के लिए हो गया सबसे कम वाला ये था, ये रेंज हो गया इतना वैल्यू अलाउ करेगा।
साई जो है अख्तियार कर लेगा इसमें से कोई एक वैल्यू या कोई भी वैल्यू। हो सकता है फर्स्ट पेप्टाइड ग्रुप में साई का वैल्यू ये हो, सेकेंड में ये हो, थर्ड में ये हो, फोर्थ में ये हो। तो यहाँ पर सेम और नियरली सेम है? नहीं है, नहीं है ना। कौन सा? साई एंगल। क्या फाई एंगल है? फाई डायहेड्रल एंगल सेम है। देखो सबसे छोटा वाला ये था, तो इसका रेंज इतना हो गया ब्लू कलर का। ये हो गया आपका फाई के वैल्यूज के वेरिएशंस। तो अब फाई साई का जो वेरिएशन है, मान लो -10 से +10 के बीच में जा रहा है, तो कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होंगे। ओके, देयर विल बी irregular structure or coiled structure of the polypeptide backbone. You can expect out of this, you can expect from this. अब आर ग्रुप का भी कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना पड़ेगा फिर बाद में कि अब फाइनल कैसा होगा। पहले बैकबोन के आधार पर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, और सब का उसका सीक्वेंस जो है रैंडम सीक्वेंस है। अब उसका कॉमन फाई साई निकलेगा। अगर कॉमन फाई साई एक सेगमेंट में सेम हो गया, तब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल फॉर द अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन इज a polypeptide chain consisting of only alanine amino acid. It will automatically form alpha helix. Why? Because it is ideal for dihedral angle required for the alpha helix formation 57 and 47 का जोड़ा है 5 साइड वैल्यूज। लेकिन अलानिन का रेंज है, अब सारे अलानिन एक रेंज में है, तो आप कहोगे कि फिर भी अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों? हो सकता है ये इतना रेंज है तो एक कैसे हो गया इसका डायहेड्रल एंगल फिर? इसकी वजह है, सेकेंडरी वजह है। इसका वजह ये है कि एक तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने के लिए एक तो बेस्ट क्या हुआ, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वन फोर्स इज देयर कि मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलानिन का जो आर है उसमें एक मिथाइल ग्रुप है CH3, परफेक्ट फॉर दिस, क्योंकि आर ग्रुप प्रोट्रूड करता है आउटवर्ड। ओके, तो बीच में इसको कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है जिससे कि इसको हिंड्रेंस हो क्वाइल होने में। अपने आप ये क्वाइल हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमली फॉर्म कर लेगा। फर्स्ट फोर्स आया यहाँ से, लेकिन क्यों करेगा? क्योंकि बड़ा रेंज है, 2-3 फोर्स और उसके पीछे हैं जो उसको गाइड करेंगे। एक है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब अलानिन में है ये मिथाइल, आपको बताए हैं सॉल्वेशन लेयर। अब पूरा चेन में अलानिन है, और आफ्टर एवरी 3 to 4 अमाइनो एसिड्स इन ए अल्फा हेलिक्स फेस ईच अदर वन साइड ऑन वन साइड। यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है वो यहाँ को फेस करेगा, एक के नीचे एक। यहाँ भी अलानिन है, इसका भी CH3 प्रोट्रूड कर रहा है रिंग से बाहर, इसका भी CH3 प्रोट्रूड कर रहा है रिंग से बाहर। ओके, और इस तरह से हर अमाइनो एसिड का रिंग प्रोट्रूड कर रहा है। दूसरा अमाइनो एसिड 5वें के साथ, तीसरा अमाइनो एसिड 6ठे के साथ, ऐसे करके चौथा 7वें के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड किए हुए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये चूंकि अलानिन का स्ट्रेच है तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसमें काफी ज्यादा मात्रा में होंगे, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में फिर ये अल्फा हेलिक्स में आर ग्रुप जो है इट विल फेस ईच अदर। इसका आर ग्रुप का मिथाइल, इसका आर ग्रुप का मिथाइल, इसका आर ग्रुप का, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही हर 2 टर्न के बीच में, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन हर 2 टर्न के बीच में इस अलानिन के
स्टेज में 3 अमाइनो एसिड या 4 अमाइनो एसिड है हर एक टर्न में, सो इस 2 टर्न के बीच में 3 to 4 नहीं, कितने 3 to 4 पेयर यू कैन से, बट हाउ मेनी एलिफेटिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट। मान लो 3 अमाइनो एसिड है, 3 नीचे का 3 ऊपर का, 3 3 6 अमाइनो एसिड है रफली। तो ये सब अमाइनो एसिड का मिथाइल ग्रुप जो है फेस करेगा इच अदर और एक कॉमन सॉल्वेशन लेयर बना देगा। तो एक फोर्स वहां से मिला, दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन यहाँ पर। और थर्ड फोर्स मिलेगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है तो वंडरवाल इंटरेक्शन भी होगा। तो तीनों फोर्स इसको मजबूर कर रहे हैं अलानिन को कि अल्फा हेलिक्स में आ जाए, और डायहेड्रल एंगल भी अलाउ किया, भले ब्रॉड रेंज हो। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर वर्क्स। ये बात समझ में आएगी आपको, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म हो रहा है? यस ठीक है। यस सर। अब मान लो कि कोई अमाइनो एसिड का कंपोजिशन बहुत ही डिफरेंट है और उसके कॉमन रीजन में एकदम नैरो हो गया। सबका जो परमिटेबल डायहेड्रल एंगल था, कॉमन रीजन नैरो हो गया, it has become one line, then you will say a secondary structure possibility is here to form। अब वो कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा ये निर्भर करेगा कि क्या वैल्यूज है फाइसाई का। जैसे अल्फा हेलिक्स में फाइसाई के वैल्यूज जो है -57 47 है, फाइसाई 47 57 हर एक रिजिड पेप्टाइड बॉन्ड के बाद मुड़ता जाएगा एंगल में, तो गोल गोल घूम के अल्फा हेलिक्स बन जाएगा। अब यह लाइन अगर मान लो इसके फाइसा एंगल 57 47 नहीं है तो ये अल्फा हेलिक्स नहीं बनेगा। इस लाइन के वैल्यूज अब क्या दिखा रहे हैं, अगर वो बीटा हेलिक्स के वैल्यूज हैं, सॉरी बीटा सीट के वैल्यूज हैं, तो बीटा सीट फॉर्म होगा। ओके, so different type of secondary structures have different values for phi and psi dihedral angles, fixed values। उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बस 1-2 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं वेरिएशन। उससे ज्यादा होगा तो बनेगा नहीं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ओके, अब इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब आपको रामचंद्रन प्लॉट समझने में आसानी होगी। 7th हो गया, 8th हो गया था, 9 भी हो ही गया था, 10। Again, by convention, both phi and psi are defined as 180-degree angle when the polypeptide is in its fully extended conformation, and all peptide groups are in the same plane. ठीक है? In principle, phi and psi can have any value between -180 and +180. But many values are prohibited by steric interference between atoms in the polypeptide backbone and amino acid side chains। फ्री तो है नहीं। ओके, एक तो अमाइनो एसिड साइड चेन भी उसको इफेक्ट कर रहा है, दूसरा आपका आगे वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो परमिसिबल लिमिट तक नहीं जाके कुछ रीजन तक कुछ वेरिएशन तक वो जाएंगे। डिपेंड करेगा कि अमाइनो एसिड कंपोजिशन क्या, अगला अमाइनो एसिड कौन है, वो उसको कितना जाने देता है। 12 is the conformation in which both phi and psi are 0 degree is prohibited for this region. This conformation used merely as a reference point। phi and psi 0 कभी नहीं हो सकता है practically। This conformation is used merely as a reference point for describing angles of rotation, dihedral angle।
ये 0 जो है वैल्यू नहीं हो सकता है। Allowed values for phi and psi are graphically revealed when phi is plotted versus psi. Sorry, psi is plotted versus phi in a Ramachandran plot, figure 4.3, introduced by G.N. Ramachandran. Ramachandran plots are very useful tools that are often used to test the quality of three-dimensional protein structure that are deposited in international databases. किसी भी नई प्रोटीन की खोज होती है, ठीक है, डिपॉजिटेड इन, उसमें फिर रामचंद्रन प्लॉट में देखते हैं उसमें क्या क्या मतलब स्पेकुलेट करते हैं किस टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकता है रामचंद्रन प्लॉट के हिसाब से। अभी देखिए आप रामचंद्रन प्लॉट समझिए, नाम सुने हैं इसका? जी सर। गोपाल चंद्रन नारायण रामाचंद्रन। बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट। अब देखिए कहाँ गया फोटो, ठीक है चलो इतना पर ही समझते। Here you can see on y-axis there is a range between plus 180 to minus 180. On x-axis there is range minus 180 to plus 180. Now see, यह है आपका अलानिन रेसिड्यू का रामचंद्रन प्लॉट। जब अलानिन रेसिड्यू पेप्टाइड चेन में है तब, जब पेप्टाइड चेन में नहीं है तब, ओके। और तब जब सिर्फ अलानिन रेसिड्यू का जो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जो लिंक था उस पेप्टाइड बॉन्ड को हम छोटा कर दिए तब, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड को, आगे फिर कुछ नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड भी फ्री है टू रोटेट, मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड है। इमेजिन करो कि ये नाइट्रोजन अकेला सिर्फ जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये सी जो है सी अल्फा है, ओके। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है 1 एंगस्ट्रॉम छोटा हो गया सिर्फ, तब ये कितना मूव करेगा? बहुत तय नहीं, पेप्टाइड ग्रुप का आप कंसीडर करोगे ना, ये सी अल्फा है। देन इन दिस पेप्टाइड ग्रुप, इफ this peptide group is existing alone, then, and if this one amino acid is existing alone, then what will be the possible values of phi and psi angles? So this shows that, and in this you will find that three colors दिख रहा है, एक व्हाइट है, एक कलर, और एक कलर आपका डार्क ब्लू है ना, और एक कलर, ये कलर डिफरेंस दिख रहा है? यस सर। एक मीडियम ब्लू है, एक लाइट ब्लू है। ये मीडियम ब्लू है, दिस वन इज मीडियम ब्लू, दिस वन इज डार्क ब्लू। Now see, if one second, अरे यार माउस लेना पड़ेगा नया। तो अब क्या क्या पॉसिबल फाई
एंड साई के वैल्यूज हो सकते हैं अलानिन रेसिड्यूज के इन दीज 3 कंडीशंस दिस हैज शोन. सो इन दिस first quadrangle, this is the area, dark blue area, in which these are the values of phi and psi angles together when the amino acid ends are completely free. You can see the text side by side of this picture. Peptide conformation are defined by the values of phi and psi. Conformations deemed possible for those that involve little or no steric interference. Based on calculations using known van der Waal radii and dihedral angles. van der Waal radii होता है कि एक एटम का न्यूक्लियस है, and from this nucleus there is a radius of the atom. इतना एरिया ऑक्युपाई किया van der Waal radii. कोई दूसरा एटम इस रेडियस में घुस नहीं सकता है, हमेशा इस रेडियस से दूर ही रहेगा. The areas shaded dark blue represent conformations that involve no steric overlap. If the van der Waal radii of each atom are molded as a hard sphere and thus are fully allowed. First scenario में है आपका consideration, जो डार्क ब्लू एरिया, यहाँ डार्क ब्लू है, यहाँ डार्क ब्लू है, कि यह रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे कन्फर्मेशन के लिए जिसमें मान लो कि कोई स्टेरिक ओवरलैप नहीं है. स्टेरिक ओवरलैप आ रहा था आर से, आर ग्रुप से. सपोज करो कोई आर ग्रुप नहीं है, वहां हाइड्रोजन है सी अल्फा पर, एक तरफ और हाइड्रोजन है, दूसरे तरफ और हाइड्रोजन है. R group is absent, then there will be no steric overlap. तो अब ये phi psi एंगल का क्या वैल्यूज होंगे अलानिन रेसिड्यूज के अगर CH3 नहीं है तो. तो these can be the values. यहां से यहां तक हो गया आपका psi का रेंज और यहां से यहां तक हो गया phi का रेंज. ओके, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं. इसके अंदर जितने भी डॉट्स हैं वो सारे पॉसिबल वैल्यू phi psi के हो सकते हैं इस डार्क ब्लू एरिया में. प्लस इन दिस डार्क ब्लू एरिया ऑल्सो यहाँ पर क्या है, दोनों एंगल माइनस में है, यहाँ भी दोनों एंगल माइनस में है. ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पर हम आए, मान लो ये पॉइंट कंसीडर किए, तो यहाँ पर psi एंगल इज दिस मच, ये हो गया, एंड phi एंगल इज, सॉरी psi एंगल इज दिस -60 एंड phi एंगल इज, ये कितना हो गया, करीब करीब इतना होगा 90, 40, ये 50, 130 मान लो इस पॉइंट का. ओके, इतना समझ में आया. फर्स्ट कंडीशन इज कि इफ यू कंसीडर देयर इज नो आर ग्रुप, देन phi psi के क्या वैल्यूज हो सकते हैं. तो ये डार्क एरिया इंडिकेट कर रहा है. आया बात समझ में? यस. ओके, अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है सिनेरियो जिसमें मीडियम ब्लू कलर है. Medium blue indicates conformations permitted if atoms are allowed to approach each other by an additional 0.1 nanometer, a slight class. ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है थोड़ा छोटा हो गया है. तब कितना परमिसेबल लिमिट हो गया phi psi का,
लाइट ब्लू एरिया, देखिए कितना रेंज बढ़ गया इसका, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए अलाउ अब। हो गए कि नहीं हो गए? लाइट ब्लू, Yes, sir. मीडियम ब्लू, मीडियम ब्लू एरिया, दिस इज ऑल्सो मीडियम ब्लू, लाइट ब्लू नहीं है, दिस इज ऑल्सो मीडियम ब्लू, ये दिस इज ऑल्सो मीडियम ब्लू। तो ये वैल्यूज जो है ऑक्युपाई एक्वायर कर सकते हैं, इसकी भी संभावना है, इसकी भी संभावना है, इसकी भी संभावना है, इसकी भी, कोई भी ऑक्युपाई कर लेगा। अगर फाई साई एंगल पेप्टाइड बॉन्ड में है, नाउ अब कंसीडर दिस इज प्रेजेंट विद द पेप्टाइड बॉन्ड, if this is present in the peptide group, then see the lightest blue indicates conformations that are permissible if a very modest flexibility, a few degrees, is allowed in the ओमेगा नहीं, इसको क्या क्या साइन बोलते हैं इसको, डब्ल्यू, ये ओमेगा ही है ना? Yes, sir. ओमेगा है सर। Yes, sir. Omega dihedral angle that describes the peptide bond itself, generally constant to 180 डिग्री। तो अभी तक आप क्या समझ रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड जो है कांस्टेंट है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड रिजिड है। पेप्टाइड बॉन्ड रिजिड है, सही बात है, रिजिड है, लेकिन फिर भी पेप्टाइड बॉन्ड थोड़ा सा, चूंकि पार्शियली डबल बॉन्ड है, इट कैन, और एक्सटेंडेड फॉर्मेशन में है तो ये 180 डिग्री है, इट कैन डेविएट ए लिटिल बिट, इट कैन रोटेट ए लिटिल बिट, ओनली लिटिल, इसी को बोलते हैं ओमेगा, थर्ड डायहेड्रल एंगल। तो इसको इग्नोर करके चलता है सब, लेकिन इट कैन रोटेट लिटिल बिट। तो आप समझ लीजिए, उतना आप डिटेल अगर कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहते हैं तो अभी समझ लीजिए पेप्टाइड बॉन्ड तो रिजिड है, तो अब पेप्टाइड बॉन्ड के प्रेजेंस में इस पेप्टाइड बॉन्ड के दोनों साइड, एक तरफ साई दूसरी तरफ फाई के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, दैट इज इंडिकेटेड इन दिस रामचंद्रन प्लॉट बाय लाइटेस्ट कलर, दिस लाइटेस्ट ब्लू एरिया, लाइट ब्लू कलर। समझ में आया? Yes, sir. देखिए लिखा हुआ है, confirmations that permissible very modest flexibility is allowed in the omega dihedral angle that describes peptide bond itself, generally constant to 180 degree. The white region are conformations that are not allowed. White region में जो भी वैल्यूज आ रहे हैं फाई साई के, वो अलाउड नहीं है। किसके लिए? अलानिन रेसिड्यूज के लिए। ये अलानिन एल अलानिन रेसिड्यूज का है, यानी एल अलानिन जब पॉलीपेप्टाइड, अरे यार छूटो ना, एल अलानिन जब पेप्टाइड रेसिड्यू में है, सपोज इफ यू कंसीडर दिस पॉइंट, तो यहाँ पर हो गया आपका साई का कोरेस्पोंडिंग वैल्यू समवट नियर अराउंड 35 डिग्री, और उसका जोड़ा बना किसके साथ, फाई का, ये भी हो गया 40-45 प्लस 45 डिग्री एंगल। तो यह जोड़ा जो है फाई साई का 45 ये 45 वो इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ अलानिन रेसिड्यू, बट ये सारे जोड़े इज पॉसिबल इन दीज थ्री डिफरेंट सिनेरियोज। ओके, समझ में आया आपको? कुछ सवाल करना है तो पूछ लो। Any problem anywhere guys to understand this? सवाल कीजिएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा।
The asymmetry of the plot results from the L stereochemistry of amino acid residues. The plots for L residues with unbranched side chains are nearly identical. यानी वाइलिन का इसी तरह सब अमाइनो एसिड का रामचंद्रन प्लॉट होगा अपना अपना। वाइलिन का क्या कह रहा है, अनब्रांच साइड चेन्स आर आइडेंटिकल। वायलिन में तो ब्रांच्ड है, कैसे, एक सी एक सी एक सी, ठीक है। अब अनब्रांच साइड चेन्स किसके कि लाइसिन का भी अनब्रांच्ड है, अलानिन का भी अनब्रांच्ड है, ओके, सीरिन का भी अनब्रांच्ड है, थ्रियोनिन का ब्रांच्ड है क्योंकि उसका कार्बन नंबर 3 पर ही OH ग्रुप साइड में। तो इस तरह से जो अनब्रांच्ड R ग्रुप्स है उसके रामचंद्रन प्लॉट सिमिलर है। Allowed ranges for branched residues such as valine, isoleucine and threonine, देख लो valine, isoleucine, isoleucine में भी ऐसे रहता है, 4 कार्बन है लेकिन 3rd कार्बन के साथ एक और कार्बन यहाँ पर अटैच्ड है, फिर ये है आइसोल्यूसिन। वायलिन ऐसे था और ल्यूसिन जो था एक और कार्बन ऊपर जुड़ गया, ये ल्यूसिन था। ये सब ब्रांच्ड है। एंड थ्रियोनिन, थ्रियोनिन में क्या था, CHOH, CHOH पहले था और उसके बाद CH3 था, तो ये भी ब्रांच्ड हो गया। आर समव्हाट सिमिलर टू अलानिन। Allowed ranges of branch residues valine, isoleucine, threonine are somewhat similar to alanine। ये कह रहा है ब्रांच रेसिड्यूज का somewhat similar to alanine है। स्मॉलर लिखा हुआ। ओ अच्छा अच्छा, थ्रियोनिन आर समव्हाट स्मॉलर देन एनालिन, सॉरी हम इसको सिमिलर पढ़ लिया। Allowed ranges for branched residues such as valine, isoleucine and threonine are somewhat smaller than alanine। तो ठीक है, लॉजिक सही है। ब्रांच्ड में ज्यादा कार्बन था, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा पैदा हुआ, R ग्रुप बड़ा है इसमें, अलानिन में R ग्रुप छोटा है, तो इसके 5 वैल्यूज जो है का रेंज जो है ज्यादा है। ओके, देखे ही आप, बहुत सारा डार्क एरिया लाइट एरिया कवर किए हुए हैं। ओके, लेकिन ब्रांच का फिर कम है। The glycine residues which is less sterically hindered, glycine जो है सबसे ज्यादा फ्री है, has a much broader range of allowed conformations। ये पिक्चर का कुछ पार्ट नीचे रह रहा है क्या, हाँ नीचे छूट रहा था, 1 सेकेंड। allowed conformations, ग्लाइसिन का बहुत ज्यादा रेंज हो गया। The range of proline residues is greatly restricted because phi is limited by cyclic side chain to the range of -35 to -185, चूंकि phi की बात कर रहा है ये, phi is limited by the side chain to the range of -35 to -85। देखिए phi जो है, phi कौन सा था, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच वाला ना, अब प्रोलीन का स्ट्रक्चर तो आपको बताया ही है। Yes, sir. ये C अल्फा है। Yes, sir. साइक्लिक है। साइक्लिक में NH लगा हुआ है। गुड, वेरी गुड, ठीक। यहाँ C था, यहाँ C था, हाइड्रोजन नहीं बना रहे हैं, यहाँ C था, यहाँ C था, COOH and H। अच्छा, लेकिन एक चीज याद आया मुझे, क्लास में मैं बताना भूल गया था, अल्फा हेलिक्स जब बता रहा था कि प्रोलीन की वजह से अल्फा हेलिक्स जो है में किंक आ जाता है, टर्म किंक आ जाता है, वहां अल्फा हेलिक्स ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो कि आपके पास कोई ऐसा तार है जो क्वाइल्ड है ऐसा, और उसमें आप क्या करो, ऐसे यहाँ से मोड़ दो, किंक पैदा कर दो, तो दोनों तरफ क्वाइल कैसा हो जाएगा, ऐसे क्वाइल्ड है फिर किंक है,
फिर उसके बाद फिर क्वाइल्ड। तो इस तरह के हो सकते हैं जब प्रोलिन बीच में आ जाते हैं। तो आप देखिए प्रोलिन के एक दूसरी वजह भी है कि प्रोलिन, एक तो नाइट्रोजन ये हो गया आपका, इसका रेंज फिक्स हो गया, -35 से -85 के बीच में ही जा सकता है ये। अब बताइए -35 से -85 में जाएगा, ओके, शायद, लेकिन -57 और -47 तो इसके रेंज में आ गया। The range of proline residues is greatly restricted because phi is limited by the side chain of the range of तो मान लो phi या हो -47 अल्फा हेलिक्स के लिए रिक्वायर्ड है, या -47, 57 या 47, ये दोनों इसी के बीच में आएगा, 35-85 के बीच में आएगा। यस सर। आएगा। तब आप कहोगे कि सर ये तो प्रोलिन तो अलाउ कर रहा है अल्फा हेलिक्स को फॉर्मेशन होने के लिए, इसका जो फाई का जो रेंज, फाई का जो रेंज है वो इतना है। तो आप क्या कहोगे, इसका जवाब दोगे कि प्रोलिन, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द प्रोलिन, कार्बोनिल नाइट्रोजन is now not having any hydrogen atom available for the formation of hydrogen bond in the alpha helix. नाइट्रोजन जो है अब नहीं है ना इसके पास, अकेला प्रोटीन था, प्रोलिन था, तब एक हाइड्रोजन था इस पर। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड में ये इन्वॉल्व हो गया। अब नाइट्रोजन जो है एक तरफ कार्बन ये अल्फा से बंधा हुआ है, दूसरे तरफ आर चेन वाला कार्बन से बॉन्डेड है, तीसरे तरफ पेप्टाइड चेन वाला कार्बन से बॉन्डेड है कि नहीं, प्रोलिन अगर है तो। यस सर। तो नाइट्रोजन के पास अब हाइड्रोजन है नहीं है, तो क्यों, कैसे करेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोलिन नहीं कर पाएगा। ओके, प्रोलिन का जो नाइट्रोजन है वो 3 अमाइनो एसिड के बाद वाले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका नहीं होगा, ये भी वजह है। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब आप देखिए एक और रामचंद्रन प्लॉट का फिगर है। यू कैन इजिली मेमोराइज दिस, ओके, इसको याद करना कोई मुश्किल काम है बताओ तो, एग्जाम में आ जाता है सब। कंसेप्ट समझा दिए। रामचंद्रन प्लॉट का अगर क्वेश्चन आएगा, एक तो रामचंद्रन प्लॉट बनाओगे ही, और फाई साई एंगल को भी बताओगे कि ये क्या है, और प्लॉट करोगे साई वर्सेज फाई, उल्टा मत कर देना, इधर फाई इधर साई, साई फाई याद रखने के लिए समझ लो कि साई सीसी के बीच में साई है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा, सीसी साई, सी एन फाई, और साई और फाई का वर्सेज। तो इस तरह बना लोगे क्वाड्रेंगल, आप +80 से -80 शो करोगे, और याद रख लोगे ये ब्लू पैटर्न के किस तरह से चितकबरा है। ओके, सेम चितकबरा बनाओगे कॉपी में, ऐसे करोगे ऐसे करोगे ऐसे करोगे ऐसे बना दोगे, पूरा को लाइट ब्लू कर दोगे पहले। पेंसिल से बनाओगे तो ब्लू कैसे करोगे, एग्जाम में कॉपी पर लाइट पेंसिल से हल्का हल्का सबको पहले लाइट कर देना, उसके बाद एक लाइन यहाँ पारना, एक लाइन यहाँ पारना, इसको पूरा उस लाइट के ऊपर एक पेंसिल और चला के इसको डार्क कर देना, और इस लाइन के नीचे इसको डार्क कर देना, फिर उसके बीच में एक और ऐसे बाउंड्री बनाना और उसको फिर ज्यादा डार्क कर देना, फिर इसको ऐसे